तो चलिए आज हम पढ़ेंगे नाविक कलेक्शन नंबर 3। और हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं इसके। और एनसीईआरटी मैं मानता हूँ आपने यहाँ तक की पढ़ ली होगी। और अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो चैप्टर को समझने में आपको दिक्कत होगी। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि ये जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसकी जो है आपको एनसीईआरटी पहले से पढ़ के आनी है। और नापिक वैसे भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा जो है, और जो है खुद में ही इतना इंटरेस्टिंग जो है, इतना मतलब इतना बढ़िया टॉपिक है, आपको पढ़ने में ही मजा आ जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको मजा ही आएगा, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो मुझे तो मजा ही आया था। तो वो तो कि हाँ, तो आप पढ़ोगे तो आपको भी जो है मेरे हिसाब से मजा ही आएगा। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बस मेरे साथ पढ़ते चलिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अच्छे से जो है आपकी जो है एनसीईआरटी आराम से खत्म हो जाएगी। बस मेरे साथ जो है आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो चलिए आज का लेक्चर जो है शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की है जो संरचना को जो है वो पढ़ेंगे। और ये जो है हम पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, लेकिन हम इसको आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, शुरू किया जाएगा। ठीक है। तो उदाहरण के लिए क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं जिसके द्रव्यमान क्रमांक 34.98 यू एटॉमिक मास यूनिट जिसको बोलते हैं, एवं 36.98 म्यू है। जो कि और म्यू क्या है वो हम आपको पहले ही जो है वो बता चुके हैं। जो कि हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के पूर्ण गुणज के सन्निकट है। कहने का मतलब है जो हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके जो है पूर्ण गुणज के जो है सन्निकट है। और इन समस्थानिकों की सापेक्ष बहुलता क्रमांक 75.4 एवं 24.6% है। मतलब ये जो है इनके जो है जो ऊपर दिए हुए हैं क्रमांक, क्लोरीन के जो दो समस्थानिक हैं वो जो है इनके कैसे प्रेजेंट कितने 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 होते हैं? 75.4% और 24.6% जो है वो होते हैं। और इनको जो है समस्थानिक बोलते हैं, इंग्लिश में इनको आइसोटोप बोलते हैं। तो ये जो है इसी प्रकार से जो है ये होते हैं अपने इसमें नेचर में। और इस प्रकार प्राकृतिक क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान, जो प्रकृति में क्लोरीन होती है उसका द्रव्यमान इन संस्थानिकों का भारित औसत है। तो अतः प्राकृतिक क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा आप देखिए। तो कहने का अर्थ यह है कि 75.4% इसका, इस वाले समस्थानिक का, और 24.6 इस समस्थानिक का, इनको मिलके बना है क्लोरीन। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 75.4 गुणे दशमलव, कैसे निकाल मतलब ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप लोग? गुणे 24.98 भाग 100। ऐसे ही तो निकालते हैं आप। 34.98 का जो है हमको 75.4% निकालना है, तो ऐसे ही तो निकालते हैं। तो इसमें 75.4% इसका, और कितना? 24.6% किसका? 36.98। इसको भाग करेंगे 100 से। तो यहाँ से जो है ऐसे जो है हम जो है 24.6% निकालेंगे 36.98 का। ठीक है, तो कैसे निकाला? 24.6 गुणे 36.98 बटा 100। अब क्या करेंगे? यहाँ से 100 एलसीएम ले लेते हैं। देखिए, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए, और रुकिए मैं लगा लेता हूँ पेन।
हाँ, 75, 2 मिनट रुकिए। तो मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, तो चलिए अभी इसको, मतलब अब मैं आपको बताता हूँ कि तो कुछ नहीं है। फिर हमने यहाँ से देखिए 100 को जो है एलसीएम ले लिया। 100 का एलसीएम लेने के बाद जो है यहाँ पे सीधा सीधा जो है 75.4 अच्छा जो है दोनों नीचे 100 है। दोनों के नीचे 100 है फ्रैक्शन में, ऊपर जो है कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो क्या होगा कि जो है 75.4 गुणे 34.98 प्लस 24.6 गुणे 36.98, तो है ये जो है जो पूरे के बटा हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। तो हमें क्योंकि इनके परसेंटेज निकालने हैं, तो पूरे का बटा 100 हो जाएगा। और बस वही जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये जो पार्ट है ये पूरा वही लिखा हुआ है। तो बस कुछ नहीं, इनको जब निकाला गया कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आया हमारा, 35.47, 35.47 यू जो है इसका मान आया। वही मान है जो क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान होता है। बस ये वही मान है जो क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो हमने कैसे निकाला, उनके जो है समस्थानिक जो थे उनमें जो है हमने देखा कि जो है सापेक्ष बहुलता क्रमांक क्या है। सापेक्ष बहुलता क्रमांक का जो है हमने उतना परसेंटेज दिया हुआ था। और आप खुद देखिए, अगर आपको मतलब वेरीफाई करना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 75, आपको पता है कि ये अगर दोनों क्रमांक हैं तो सबसे पहले परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो इनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो क्या इनके जोड़ने पर 100 आ रहा है, खुद देखिए। अगर आ रहा है तो फिर बिल्कुल सही, मतलब 100 कम से कम परसेंटेज तो है। 6 और 4 कितना हो गया, 10, तो जीरो, और एक जो है वो ऊपर कैरी चली जाएगी। 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 एक हो जाएगा 10, तो एक जीरो और आ जाएगा और एक कैरी और चली गई। 7, 8, 9 और 10 और एक कैरी जो है आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 100.0। देखिए 100 आ गया। तो कहने का अर्थ यह है कि ये परसेंटेज में जो है निकाले जाते हैं, और ये जो इसमें दर्शाया गया है। तो चलिए यही परमाणु का जो है क्लोरीन के जो है, क्लोरीन के परमाणु का जो है ये द्रव्यमान होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक हैं, जिनके द्रव्यमान 1.0078 म्यू, 2.0141 म्यू और एवं 3.0160 म्यू है। सबसे हल्के हाइड्रोजन परमाणु जिसकी सापेक्ष बहुलता 99.985 है का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.00727 म्यू, जिसको हम अगर केजी में लिखना चाहे, मतलब किलोग्राम में लिखना चाहे, तो वो होगा 1.6726 2×10⁻²⁰ अब देखिए, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं वो क्या क्या है, ये उनके द्रव्यमान क्या क्या है, 1.0078 म्यू, और क्या है 2.0141 म्यू, और 3.0160 म्यू। तो ये जो है इनके समस्थानिक होते हैं और हाइड्रोजन के। और सबसे हल्के हाइड्रोजन परमाणु जिसकी सापेक्ष बहुलता 99.985 है, जिसे सापेक्ष बहुलता देखिए 99.985 है, का नाभिक जो है प्रोटॉन कहलाता है। उसका जो नाभिक होता है वो प्रोटॉन कहलाता है। वो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, तो बस उतना ही होगा जितना जो है उसकी जो है अब जो सापेक्ष बहुलता जो है निकालेंगे जब उसकी उसके समस्थानिक की, तो बस उतने उसके बराबर होगी। और वो कितनी होगी, 1.00727 म्यू। उसको अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो बिल्कुल हम इसको डायरेक्ट जो है, हमको म्यू की वैल्यू पता है, हमने पिछले लेक्चर में निकाली थी, बस डायरेक्ट उसकी वैल्यू रखनी है और आपका जो आंसर आ जाएगा। उसको कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो म्यू की वैल्यू आपको याद नहीं चाहिए वैसे। 1.66, मैंने आपसे कहा था जाना पड़ी नहीं, बस 1.66 याद रख लीजिए, बहुत है। गुणे 10⁻⁻27, ये किसकी वैल्यू है, ये 1 म्यू की है। तो 1 म्यू की वैल्यू है, और जब 1 म्यू की वैल्यू इतनी है, तो 1.00727 म्यू की वैल्यू कितनी होगी, इसमें गुणा कर दीजिए। इसके अलावा इसमें गुणा करोगे 1.00727 म्यू का, तो आपका आंसर जो ऊपर जो लिखा हुआ है 1.676262 गुणे 10⁻⁻27 kg, ये आपका आंसर जो है बिल्कुल आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु और इसके समस्थानिक। तो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान 1.00783 म्यू है, जिस जो हमने भी निकाला था पीछे, ये देखिए। 13.2 जो है संक्रांत में, और इक्वेशन नंबर 13.2 में हमने इसको दिखा था। हम्म तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान 1.00783 म्यू है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 0.0005 म्यू। मतलब एक म्यू भी कितना जो है किलोग्राम का 10⁻27 kg होता है, उसमें भी म्यू में भी कितना है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
0.0005 म्यू, इतना छोटा द्रव्यमान होता है, जिसे नष्ट करने से प्राप्त द्रव्यमान बराबर होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन परमाणु को जब अपन तोड़ते हैं दो भागों में, नष्ट करते हैं, तो जो है हमको इलेक्ट्रॉन मिलता है, प्रोटॉन मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो है उसमें मास कितना होता है, 0.000055 म्यू। और उसमें जो है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1.0783 म्यू। और हाइड्रोजन के दूसरे दो समस्थानिक ड्यूट्रीरियम और ट्राइटीरियम कहलाते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन के 2 मीटर की, चलिए, तो ये जो है हाइड्रोजन के जो है दूसरे दो समस्थानिक होते हैं, उनको हम ड्यूट्रियम और टाइट्रियम कहलाते हैं। और टाइट्रियम जो है प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। जो टाइट्रियम होते हैं, मतलब वो जैसे मौजूद नहीं होते बाकी, जैसे कि बाकी जो है समस्थानिक जो है मौजूद होते हैं अपने जो है प्रकृति में बाकी जो है समस्थानिक जो है हाइड्रोजन के वो मौजूद होते हैं, तो हम कहीं से भी जो है वहीं कहीं भी मिल जाते हैं। लेकिन टाइट्रियम जो है एक ऐसा समस्थानिक है जो कि जो है प्रकृति में हमें नहीं मिलता है। इसको जो है हम जो है विशेष विधियों द्वारा, कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में बनाते हैं। प्रयोगशाला मतलब इसको इंग्लिश में लेबोरेटरी कहते हैं। उसमें जो है उनको अलग से जो है इसकी जो विधियां होती हैं, उन विधियों के हिसाब से जो है हम जब इनको कृत्रिम विधियों से बनाते हैं इसको टाइट्रियम को, तो ये अपना प्रकृति में नहीं होता है, इसको जो है हम बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो है अपना हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन का स्थान क्या होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन का ही आवेश होता है। प्रोटॉन पर एकांक मूल आवेश होता है, और यही स्थायी कण है। जो मैंने आपको जैसे बताया था, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये नाभिक है, ये जो है ऐसा इलेक्ट्रॉन जो है घूमता है। तो कहने का अर्थ यह है, मैंने आपसे कहा था कि इस नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन होगा। हाँ रुकिए, मैंने आपसे कहा था इसमें एक प्रोटॉन होगा और एक जो है न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो तो है कुछ भी नहीं, जी शून्य। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन होता है, जो है ऋणात्मक आवेश का होता है। और इस पे जो है ऋणात्मक आवेश जो है होता है। तो जो है प्रोटॉन का मतलब कहने का मतलब है हाइड्रोजन का जो परमाणु का नाभिक होता है वो केवल प्रोटॉन का ही आवेश होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो है न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। तो प्रोटॉन पर एकांक मूल आवेश होता है, और यही जो है स्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन होने के स्थान पर सबसे पहले विचार था, लेकिन इलेक्ट्रॉन होने के स्थान पर सबसे पहले विचार था, उनके इनके कहने का मतलब था पहले जो है ऐसा माना जाता था कि प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन है। मतलब प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो है जब क्वांटम सिद्धांत आया तो उसके आधार से जिसको मान्यता को नकार दिया गया कि भैया यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ प्रोटॉन है, जिनका आवेश जो है वो ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है। और किसी परमाणु के नाभिक के बाहर सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी परमाणु के नाभिक के बाहर सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारा नाभिक है, इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है। और और परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक जेड के बराबर होती है। मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जेड के बराबर होते हैं। मतलब जो भी नंबर, जितने भी जो है इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूम रहे होंगे, वो उस जो वो वही नंबर जो हमारा जेड होता है। इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल आवेश जेड ई होता है। मतलब जेड जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, ए इलेक्ट्रॉन पे जो है ई जो है अपना आवेश होता है। तो कुल आवेश कितना हुआ, माइनस का जेड गुणे ई। और उसके नाभिक के कुल आवेश, नाभिक का कुल आवेश कितना होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये मैंने आपको बता रखा है कि जो है परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है का क्या मतलब है, उसके पास कोई जो है परमाणु के पास अपना कोई जो है आवेश नहीं होता है। और जब उसके पास खुद का कोई आवेश नहीं होता है, तो अंदर जो जितने भी उसके आवेश होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए। मतलब जितना जो है धनात्मक आवेश होगा उतना ही ऋणात्मक आवेश होगा। तो जो है अगर यहाँ पे धनात्मक आवेश कितना है, जेड ई, और सॉरी धनात्मक आवेश कितना है, जेड ई, हाँ। और जो ऋणात्मक आवेश कितना है, माइनस का जेड ई। क्यों, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आवेश होता है वो माइनस का ई होता है, और प्रोटॉन पे जो होता है वो प्लस का ई होता है। मतलब दोनों ही ई होते हैं, बट जो है वो जो है उसमें धनात्मक आवेश होता है, वो ऋणात्मक आवेश होता है। तो धनात्मक आवेश में प्लस का ई और ऋणात्मक आवेश में माइनस का ई। तो जो है कुल आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से वो होता है माइनस का जेड ई। और जो है नाभिक में जो कुल आवेश होता है वो होता है जेड ई। जेड जो है, जेड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन का तो कोई जो है आवेश होता नहीं है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मुझे बराबर ही होना पड़ेगा, जिससे कि जो है वो उदासीन हो पाए हमारा परमाणु। तो इसलिए जो है वो बराबर होते हैं। तो इसलिए किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तथ्यता इसका परमाणु क्रमांक जेड होता है।
समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय हाइड्रोजन परमाणु और नाभिक में धन आवेश। हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक में धन आवेश प्रोटॉनों का ही होता है। मतलब मैंने आपसे बोला था कि जो है नाभिक जो है धन आवेशों का होता है। तो मैंने आपसे बोला था कि अब जो है नाभिक धन आवेशों का होता है, तो उसमें जो है केवल प्रोटॉन का ही धन आवेश होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो है उनका कोई आवेश होता नहीं है। जो भी आवेश होता है वो प्रोटोनों का होता है, इसलिए वो जो धन आवेश का जो पूरा नाभिक ही धन आवेश का जो है हो जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक में प्रोटोनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक Z होती है। जो है परमाणु के हमने बोला था कि जो है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बराबर प्रोटॉन के बराबर होंगे, और दोनों जो है क्रमांक Z होते हैं, दोनों ही Z होते हैं, ताकि जो है उदासीन हो पाए हमारा पूरा परमाणु, क्योंकि परमाणु उदासीन करने के लिए हमको जो है जितना धनात्मक आवेश होगा उसको ऋणात्मक आवेश के बराबर करना होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, और इसको जो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। पिछले लेक्चर में भी हमने इसको पढ़ा था, तो आज हमने इसको कंप्लीट कर दिया। और कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की खोज, और क्या है न्यूट्रॉन की हम खोज के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ही अच्छा मजा आएगा आपको उसकी खोज को देखकर। तो बस आप मतलब कल की एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा। आज जितना मैंने पढ़ा दिया उसकी एनसीईआरटी को पढ़नी है, और जो मैं कल पढ़ाने वाला हूँ उसकी एनसीईआरटी को पढ़ के आनी है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और बस कल की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और आज की एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा, कल जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसकी एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।